नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत है YouTube चैनल में। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के परिचय को प्राप्त किया है। उससे पहले की वीडियोस में हमने इंडियन हिस्ट्री के परिचय को प्राप्त किया है। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्टोन एज। चूँकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब इतिहास है, इतिहास विषय को हम पाषाण काल से कनेक्ट करेंगे। वहाँ से हम जितने भी उसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, जितने भी उसके आयाम हो सकते हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, वहाँ से हम पाषाण काल से शुरू करते हैं। तो आज हम पाषाण काल से ही इसकी चर्चा शुरू करने वाले हैं। हमने आपको एक कनेक्शन, एक जुड़ाव, एक एकीकृत रूप में चीज़ों को बताने के लिए हमने आपको यूनिवर्स की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर शुरू किया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे गैलेक्सी बनी, उसके अंदर सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट, और उसी प्लैनेट पृथ्वी। चूँकि वो सारे जो विषय हैं, वो जो सारा कंटेंट है, वो कुछ कंटेंट्स भूगोल का है, कुछ कंटेंट भूविज्ञान का है जिसको हम जियोलॉजी कहते हैं, और कुछ कंटेंट जो हमने बताया था रामापिथेकस से लेकर होमो सेपियंस तक जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो मानव विज्ञान का विषय है। तो वो उसका अध्ययन उसमें किया जाएगा। हिस्ट्री में हम मेनली यहाँ से पढ़ेंगे स्टोन एज से। तो स्टोन एज को शुरू करने से पहले, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो टेक्स्ट बुक्स रहती हैं उसमें आपको ईजिली मिल जाती हैं, ईजिली आप उनको याद कर सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ बताने का उद्देश्य है कि आप उन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करके कैसे पढ़ें, और जब कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो लंबे समय तक चीज़ें आपके दिमाग के अंदर रहती हैं। तो जो मानव था, जो कपी मानव था, पहले पेड़ पौधों पर रहता था, हम सभी जानते हैं। और हम देखा है कि होमो इरेक्टस से मानव ने सीधा खड़ा होना सीखा है। पहले चारों पैरों पर या दो पैर, दो हाथ होते थे, उन पे चलता था। तो जब सीधा चलना शुरू किया उसने, तो उसके दो हाथ फ्री हुए। तो जब दो हाथ उसके फ्री हुए तो उसने कुछ और काम करने शुरू किए। वहीं से यात्रा शुरू करते हैं कि पहले पेड़ पौधों पे रहता था, उसके बाद में वनस्पतियाँ बदली, मौसम जलवायु बदला, और घास के बड़े बड़े मैदान हुए। उन मैदानों में बड़ी बड़ी वनस्पतियाँ हुई। तो वो मानव पेड़ से उतर कर मैदान पे आया। मैदान के बाद वो गुफाओं में उसने सेल्टर लिया, आवास बनाया। सबसे पहला जो आवास बनाया वो गुफा में बनाया। गुफा में जब उसने आवास बनाया तो अपने आसपास की चीज़ों को उसने जिस भी कुशलता के साथ में गुफा के अंदर चित्रकारी की, तो उसको हम गुफा चित्रकारी कहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं उसने शिकार करना शुरू किया। शिकार करने के बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे जब विकास होता चला गया, उसने पशुओं के महत्व को समझा। उसने जाना कि ये खाने की वस्तु के साथ साथ ये पालने की वस्तु भी हैं। ये पालने के बाद भी हमें जो है भोजन की सामग्री प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए उसने उनको पशुधन के रूप में पालना भी शुरू किया। उसके पशुपालन के बाद हम देखते हैं क्रमिक विकास रूप में कृषि की शुरुआत होती है। तो शुरुआत में जब कृषि होती थी तो कृषि का जो पैटर्न था वो जीवन निर्वाह कृषि थी। केवल उतना ही उत्पादन होता था जितना जीवन निर्वाह करने के लिए आवश्यक था। कोई भंडारण की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब आगे चल के हम देखते हैं कि कृषि के बाद कृषि अधिशेष, जब एग्रीकल्चर सरप्लस, जब कृषि अधिशेष बचना शुरू हुआ, मतलब कहने का है जब फसल होती थी उस फसल को खाने के लिए रखने के साथ साथ उसका अधिकांश भाग बच जाता था, तो हम उस फसल का क्या करें। ऐसी स्थिति में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। जिस सिस्टम को हम कहते हैं वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम। हमने यहाँ पे मेंशन किया है कृषि अधिशेष के बाद जो सबसे पहला, ये कह सकते हैं कि यहाँ से व्यापार की शुरुआत देखने को पड़ती है, या व्यापार के शुरुआती चरण को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय बेहतर चीज़ थी उस समय के दौर में। लेकिन धीरे धीरे जब कालक्रम बढ़ा और देखा गया कि वस्तु विनिमय में बहुत बड़ी खामी जो पाई जाती है वो ये पाई जाती है कि वस्तु विनिमय तभी संभव है जब दोनों पक्षों की ज़रूरत सामान्य हो। दोनों पक्षों की ज़रूरत सामान्य हो और बहुत ही आवश्यक हो, तभी वस्तु विनिमय कामयाब हो सकता है, सक्सेस हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास धान ज़्यादा है और किसी के पास गेहूँ ज़्यादा है, और हमें गेहूँ की आवश्यकता है, उसको धान की आवश्यकता है, तो वस्तु विनिमय सुचारू रूप से संचालित हो सकता है। वस्त्र विनिमय के बाद धीरे धीरे देखते हैं
कि व्यापार शुरू हुआ। जब वस्तु विनिमय के बाद व्यापार शुरू हुआ तो उस समय आज के वर्तमान संदर्भ जैसी मुद्रा नहीं थी। तो मुद्रा का जब चलन नहीं था तो व्यापार के लिए कौन सी वह ऐसी कीमती वस्तु थी जिनके माध्यम से लेन देन होता था। तो उस समय हम देखते हैं जो कीमती धातुएं थीं, सोना, चांदी और भी अन्य धातुएं थीं, उनके माध्यम से व्यापार संचालित होता था। लेकिन चूँकि ये धीरे धीरे देखा गया कि इससे व्यापार की जो गति थी और व्यापार की जो एक सीमा थी बहुत ही सीमित थी। इससे व्यापार को बाह्य स्तर पर या आंतरिक स्तर पर बृहद रूप नहीं दिया जा सका था। इसलिए ये देखा गया कि कीमती धातु के बाद धीरे धीरे मुद्रा का भी चलन शुरू हो गया। और मुद्रा का जब चलन शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ और उसके बाद हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था, इकॉनमी डेवलप होने लगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी देश आज भी विश्व परिदृश्य में अगर आप देखें, विश्व पटल में अगर आज जाके आप देखें तो देखते हैं कि जो व्यक्ति या जो देश, व्यक्ति नहीं देश जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है वो सामरिक दृष्टि से भी बहुत संपन्न होता है, राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत संपन्न होता है। तो जब अर्थव्यवस्था बनी तो उस अर्थ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स की, सम्राट की, राजा की आवश्यकता हुई। तो इस तरीके से एक पॉलिटिकल ऑर्डर, एक पॉलिटिकल व्यवस्था, एक राजनीतिक व्यवस्था और उसी राजनीतिक व्यवस्था जब बड़े स्तर पर, बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली तो उसको हम साम्राज्य कहने लगे। और इसी तरीके से बहुत ढेर सारी संस्कृतियाँ और सभ्यताएँ पनपने लगी। तो हमने देखा कहाँ पेड़ पौधों पे वो मानव जिसको कुछ नहीं पता था, और आज की यात्रा करते करते सामाजिक आर्थिक रूप से जो जटिल संरचना विद्यमान है आधुनिक विश्व में, वहाँ तक पहुँचे हैं यात्रा करके। तो हमने ये देखा कि ये बताने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएँ कि कैसे मैदानों में पहुंचा, कैसे गुफा में रहने लगा, उसके बाद उसमें गुफा में चित्रकारी की, शिकार करता था, पशुपालन किया, उसके बाद कृषि किया, कृषि के बाद कृषि अधिशेष हुआ, फिर वस्तु विनिमय हुआ, फिर व्यापार शुरू हुआ है। व्यापार में पहले मुद्रा नहीं थी तो कीमती धातुओं का उपयोग होता था, कीमती धातुओं के बाद मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ, मुद्रा के बाद अर्थव्यवस्था विकसित हुई, राजनीतिक व्यवस्था विकसित हुई, साम्राज्य और संस्कृति सभ्यता। इस तरीके से एकीकृत क्रम में चीज़ें विकसित होती चली गईं। अब हम देखते हैं पाषाण काल। जैसा कि हमने जब एंशिएंट इंडिया के परिचय को हम समझा रहे थे, बता रहे थे, उसमें हमने आपको बताया था कि पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को भी अध्ययन की दृष्टि से सुविधानुसार 3 भागों में डिवाइड किया गया है: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। हमने आपको इसके डेट्स के बारे में भी उसमें मेंशन किया था कि इसकी क्या टाइम फ्रेम है। जैसे हम मानते हैं कि केवल पुरा पाषाण काल को हम लें तो यहाँ से मानते हैं कि प्रारंभ से लेके 10,000 BCE तक, उसके बाद में 10,000 BCE से 5500 BCE तक मध्य पाषाण काल, और 5500 BCE से 3000 BCE तक नव पाषाण काल। और जब पूरा पाषाण काल में हम डेट को डिवाइड करते हैं, समय को डिवाइड करते हैं, कालक्रम को, तो हम देखते हैं प्रारंभ से लेके 1 लाख और 1 लाख लेके से 40,000 तक मध्य पुरा पाषाण काल और 40,000 से 10,000 उच्च पुरा पाषाण काल। ये तो इसका कालक्रम है। हालांकि इससे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, कालक्रम से प्रश्न बहुत ही कम आते हैं। लेकिन चूँकि आपको एक कनेक्शन बिठाना हो और उस कनेक्शन को कैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से कनेक्ट करेंगे, कैसे आप उसको वैदिक एज से कनेक्ट करेंगे, इसलिए इसको बताना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि जो पूरा पाषाण काल है, आज के इस स्लाइड में और सेगमेंट में हम पूरा पाषाण काल पे अध्ययन करते हैं। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हैं, उनको ज़रूरी है कि आप अपने पास लिखें, रखें और उनको मेमोराइज़ करें, जिससे कि परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएँ। हम देखते हैं कि पत्थरों से निर्मित औजार व उपकरण, ठीक है, पत्थरों से निर्मित औजार थे, उपकरण थे, जिनके कारण इस पूरे काल को पाषाण काल कहा जाता है। भारत के संदर्भ में चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि जो यहाँ पर पाषाण काल का अध्ययन या अनुसंधान की जो शुरुआत होती है भारतीय उपमहाद्वीप में 1863 ईस्वी से शुरुआत होती है।
एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक तथा पुरातत्वविद थे रॉबर्ट ब्रूस फूट। 1863 में इन्होंने तमिलनाडु के चेन्नई में पल्लवरम नामक स्थान से कुल्हाड़ी हैंड एक्स काफ़ी अधिक मात्रा में प्राप्त की थी। वहीं से मतलब जब उसकी डेटिंग निकाली गई तो पता लगा कि ये पुरापाषाण काल का ये पुरातत्व अवशेष है। वहीं से हमारी शुरुआत होती है पुरापाषाण काल के अध्ययन की। इन्हीं के एक मित्र थे रॉबर्ट ब्रूस फूट के विलियम किंग। इन्होंने भी कुछ पाषाण उपकरण यहीं चेन्नई के पास ही अत्तिरमपक्कम से प्राप्त किए थे। चूँकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पल्लवरम और अत्तिरमपक्कम, ये दो पुरापाषाण काल स्थल हैं और स्थलों से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वहाँ से क्या मिला है इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन स्थलों से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनको दो स्थलों को बहुत ही बेहतर ढंग से याद रखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद 1935 में डी टेरा, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का दल आया था, उससे डी टेरा के नेतृत्व में एक वैज्ञानिक थे डी टेरा। इन्होंने सोहन नदी घाटी, जो पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है, वहाँ उस नदी सोहन नदी घाटी के आसपास इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पुरापाषाण काल के अवशेष, पुरातत्व अवशेष को प्राप्त किया था। उसके बाद हम देखते हैं जी.आर. शर्मा। जी.आर. शर्मा ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक दल था, उसके नेतृत्व करता थे। इन्होंने बेलन नदी घाटी, जो सोनभद्र में, यूपी सोनभद्र, बेलन नदी घाटी के पास में बहुत ढेर सारे पुरातत्व अवशेषों को प्राप्त किया जो पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। उसके बाद हम कुछ चीज़ों को हम देखते हैं कि अगर आपसे बात करनी हो पुरापाषाण काल की, कोई अगर पूछे कि भोजन संग्रह करते थे क्या पुरापाषाण काल के लोग? नहीं। शिकार आखेटक थे? हाँ, शिकारी थे, आखेटक थे, शिकार के माध्यम से भोजन करते थे, कच्चा मांस खाते थे। पशुपालन था? नहीं था। कृषि थी? नहीं थी। लेखन कला थी? नहीं थी। पुरातत्व अवशेष मिले? स्थायी निवास था? नहीं था। पुरातत्व अवशेष के ही माध्यम से हम पुरापाषाण काल के कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। सोचिए, ये लाखों वर्ष पुरानी बात है और हमने इसको खोजा कब? 1863 में। बामुश्किल अभी 150 वर्ष हुए हैं। 150 वर्ष पूर्व हमने 1 लाख वर्ष पूर्व की जानकारी को प्राप्त किया है अभी। तो अभी अनुसंधान चल रहे हैं, इन सब चीज़ों पे अपडेट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है बेलन नदी घाटी के। बेलन के लोहांदा नाला क्षेत्र से अस्त निर्मित मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है, जिसको कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। अब हम देखते हैं कि जो पुरापाषाण काल था, पुरापाषाण काल के आदिमानव का जीवन पूर्ण तरीके से प्राकृतिक था, पूर्ण रूप से प्राकृतिक था। और हम देखते हैं कि इसी में जब हम मध्य पुरापाषाण काल को देखते हैं, जैसे कि हमने लिखा है कि मध्य पुरापाषाण काल में जो फलक संस्कृति, उसको भी कहते हैं फलक संस्कृति। फलक संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो उपकरण हैं, देखिए उपकरण, जो पाषाण उपकरण हैं, निम्न पुरापाषाण काल में सामान्य थे, मध्य पुरापाषाण काल में उनमें और विकास होने लगा। पहले वो ठोस थे, नुकीले नहीं थे, इसमें ये नुकीले होने लगे और फाइन होने लगे। उच्च पुरापाषाण काल में और ज़्यादा फाइन होने लगे और बेहतर होने लगे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि मध्य पुरापाषाण काल में फलक, ब्लेड, फलक मतलब पत्थरों को काट के फलक नुमा बनाने से शिकार को आसानी से मारने में सुविधा होती थी। तो इस तरीके से हम इस मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृति को फलक संस्कृति के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ जो उपकरण बनाए जाते थे वो क्वार्टजाइट पत्थर से बनाए जाते हैं। एक्चुअली बलुआ पत्थर से निर्माण इसका होता था। इसमें हीट और प्रेशर, ताप और दबाव के से हम बलुआ पत्थर को क्वार्टजाइट पत्थर में वो लोग निर्मित कर लेते थे और ये बहुत कठोर होते थे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब पुरापाषाण काल का हम अध्ययन कर रहे हैं, पुरापाषाण काल में हम मुख्य रूप से अगर हम समझने की कोशिश करें कि भोजन संग्रह नहीं था, भोजन का संग्रह वो नहीं करते थे, शिकार करते थे, आखेटक करते थे, उसके माध्यम से कच्चा मांस खाते थे, पका मांस नहीं खाते थे, पशुपालन नहीं था, कृषि नहीं थी, लेखन कला नहीं थी। पुरातत्व अवशेष मिले हैं जिनके अध्ययन पे पुरातत्व अवशेष के रूप में क्या मिला है? कुछ जगह चित्रकारी मिली है और कुछ जगह हमें पुरातत्व
अवशेष के रूप में उपकरण मिले हैं, औजार मिले हैं, जिनके आधार पर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि किस तरीके से काल दर काल समय में परिवर्तन होता गया और उन उपकरणों में भी परिवर्तन होता गया। पहले उपकरण बड़े होते थे, फिर छोटे होने लगे, लेकिन फाइन होने लगे। जो उनकी मार थी पहले कम थी, अब ज़्यादा दूरी तक होने लगी। इस तरीके से हम देखते हैं धीरे धीरे उनमें अपडेशन होता गया और स्थायी निवास भी यहाँ पे नहीं मिलता है। कुछ इनके साइट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं पल्लवरम जो तमिलनाडु चेन्नई में है, चेन्नई में ही अतिरमपक्कम है। ये दो इसकी पुरापाषाण काल की साइट हैं। और एक सोहन नदी घाटी जो पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, एक बेलन नदी घाटी जो सोनभद्र यूपी में पड़ता है, और बेलन के लोहांदा नाला क्षेत्र से अस्त निर्मित माता देवी की एक मूर्ति मिली है जो कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। पर मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? हमने बताया कि इस पत्थर से फलकों जैसी एक आकृति बनाई जाती थी पत्थरों की, जिसका इस्तेमाल शिकार के लिए किया जाता था। इस तरीके से मैंने समझने की कोशिश की। और प्रागैतिहासिक काल मैंने यहाँ लिखा है, उसका साफ साफ मतलब ये है कि जिस काल के विषय में हमें लेखन कला नहीं मिलती है उसको हम प्रागैतिहासिक काल ही कहते हैं। इस तरीके से आज के हमने इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में समझने की कोशिश की है किस तरीके से पाषाण काल और पाषाण काल से पूर्व हमने आपको एक स्टोरी के माध्यम से सभ्यता और संस्कृति के निर्माण तक की एक यात्रा कराई है। एक कनेक्टेड, एक एकीकृत रूप में स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की कैसे डेवलपमेंट हुआ है, कैसे क्रमिक विकास हुआ है। इसी तरीके से हम बढ़ेंगे पाषाण काल में। आज हमने पुरापाषाण काल में हमने देखा है कि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। और पुरापाषाण काल के कुछ साइट्स हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो मैंने आपको बताई। मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अब आगे के लेक्चर में हम जब डिटेल करेंगे तो हम मध्य पाषाण काल को नवपाषाण काल को करेंगे। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को पढ़ेंगे। धन्यवाद।